बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम बख्त मारी मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है। गुस्से से कहती ताईजान ने गरम चम्मच मेरे मुंह पर मार दिया। मेरा चेहरा जल गया। मैं तड़प कर रोने लगी। अब मेरे चेहरे पर एक बदनुमा दाग था, जिसे देखते ताई का बेटा आमिर, जो मोहब्बत की कस्में खाता था, वो पीछे हट गया था। कुछ माह के बाद आमिर ने किसी और लड़की से शादी कर ली, जो बहुत हसीन थी, और मेरी शादी ताई ने अपने मुलाजिम से कर दी। मैं तो अपनी गरीब जिंदगी में खुश रहने लगी, पर खुदा को इंसाफ करना था। जब ही कुछ माह के बाद अचानक ताई की चीखों की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। सारी औरतें घर में जमा हो गई। मैं भी अंदर गई तो पत्थर हो गई कि ताई की बहू ताई को। हटो यहां से। ताई का गुस्से से भरपूर लहजा मेरे कानों में गूंजा और मेरे हाथ पलटने से पहले ही रुक गए। मैं एक लम्हे को छटक गई। हाथ में सालन भरी चम्मच थी और नजर सामने बैठे अपने कजन पर, जो मेरी प्लेट से बगैर इजाजत सालन निकाल रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें नीचे कर ली। वो मुस्कुराया, नरमी से बोला, अरे कोई बात नहीं अम्मी, खाना ही है, क्या बुराई है। उसने मेरी तरफ एक नजर डाली। वो नजर जैसे मेरे अंदर तक देख रही हो। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को रोका कि कुछ बोल ना दूं, कुछ कह ना दूं जो बाहर ना निकलना चाहिए। शर्म से चेहरा सुर्ख हो रहा था। कोई और होता तो शायद मैं रूठ जाती, पर वो था, और न जाने क्यों वो जब भी करीब होता मैं खुद को कमजोर महसूस करने लगती थी। ताई को गुस्सा आ रहा था। उनके माथे पर बल पड़ गए थे। मैं कह रही हूं कि अलग प्लेट ले लो, सारा दिन इसी के आगे पीछे फिरता रहता है। मगर वो हंसकर बोला, अम्मी बस धोने वाले ही तो हैं, अब आप इतना सख्त क्यों हो रही हैं। मुझे वो लम्हा अभी तक याद है। मैं चाहती थी कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। वो शख्स जिसकी तरफ मैं एक पल को देखना भी नहीं चाहती थी, मेरे सामने बैठा बेफिक्री से मेरे हिस्से का सालन ले रहा था, और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। खाने के बाद वो उठा। मैंने चुपचाप बर्तन समेटने शुरू कर दिए। ताई शायद ये बात बर्दाश्त न कर सकी कि मैं मुस्कुरा रही थी, या शायद उन्हें लगा कि मेरी मुस्कुराहट किसी राज की चाबी है। जैसे ही मैंने निचले बर्तनों की तरफ झुककर हाथ बढ़ाया, ताई ने मेरी कलाई को जोर से मरोड़ा। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? कब से चल रहा है ये सब? उनका लहजा खालिस जहर था। ताई कुछ नहीं, लेकिन बात मुकम्मल करने से पहले ही उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरा तवाजुन बिगड़ा और मैं सीधी चूल्हे पर जा गिरी। एक लम्हे को तो कुछ समझ ही ना आया। धुआं, दर्द और चीख सब एक साथ वजूद पर छा गए। गर्म चूल्हे की तपिश मेरे चेहरे की एक तरफ चिपक गई। मैंने चीख मारी, लेकिन शायद आवाज भी थमी हुई थी, या शायद अंदर ही अंदर चीख रही थी मैं। ताई ने घबरा कर मुझे खींचा। पानी का जग लाया गया, चेहरे पर डाल दिया गया, लेकिन जो हो चुका था वो अब पलटा नहीं जा सकता था। घर के लोग, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो गए। एक लम्हे में वो मंजर बदल गया। कोई मेरे लिए पानी ला रहा था, कोई मेरे चेहरे को देखकर करहा रहा था, जल गया है, जल्दी से अस्पताल ले जाओ, किसी ने चीख कर कहा। मेरी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन दर्द पूरी शिद्दत से महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने खंजर गर्म करके मेरे चेहरे में प्यावस्त कर दिया हो। मैं सब सुनती रही। अस्पताल की एम्बुलेंस, लोगों की भाग दौड़ और उसकी आवाज। मैं साथ चलूं, पता नहीं किससे पूछ रहा था, या शायद ताया से, या शायद खुद से। मगर उस लम्हे मेरी नजरों में वही एक मंजर कैद हो चुका था। मेरा झुलसता चेहरा और ताई की आंखों में छुपी वो नफरत जो कभी लफ्जों में बयान ही नहीं की गई थी। अस्पताल में इलाज हुआ, चेहरे पर पट्टियां बंधी। डॉक्टर ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन सब कुछ एक शोर की मानने लग रहा था। रात को जब सब जा चुके थे, कमरे में खामोशी थी। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली। आईने में खुद को देखा। एक तरफ का चेहरा सूजा हुआ था, सुर्ख, गोया किसी ने आग में तपाया हो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। वो लड़की जो कल तक आईने के सामने खुद को संवारती थी, आज वो खुद से नजरें चुराती थी। 2 दिन के बाद वो आया। 2 दिन के बाद वो आया। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। कैसी हो? मैं खामोश रही। मैं नहीं चाहता था कि ये सब हो, तुम जानती हो ना। मैंने एक लम्हे को उसे देखा, फिर नजरें फेर ली। मैं नहीं चाहता था, उसने दोहराया, जैसे ये कहना काफी हो कि जो कुछ हुआ वो महज हादसा था। लेकिन मेरे लिए वो एक लम्हा नहीं, एक जिंदगी बन चुका था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे 3 दिन हो चुके थे। पट्टियों के नीचे खारिश सी होने लगी थी, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया था कि हाथ ना लगाऊं। एक नर्स दिन में 2 बार आती, दवा देती, कुछ सवाल करती और चली जाती। बस वही चेहरे दिन रात नजर आते थे। मेरे चेहरे की एक जानिब शदीद सूजन थी, सुर्ख निशान, जैसे आग ने अपनी शनाख्त छोड़ दी हो। चौथे दिन शाम को ताया आया। खामोश बैठा रहा। कुछ देर के बाद आहिस्ता से बोला, बेटा बर्दाश्त करो, अल्लाह सब्र देगा। मैंने आंखें बंद कर ली। उस वक्त कोई बात बोझ से कम न लगती थी। ताई नहीं आई, अलबत्ता वो आया, कजन
हाथ में जूस का डब्बा था, नजरें झुकी हुई। मैं बस देखने आ गया था। मैंने हल्की सी गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर दीवार की तरफ रुख कर लिया। वो बैठा रहा कुछ देर, फिर जूस मेज पर रखकर चला गया। उसके बाद वो 3 बार और आया, कुछ लाता, बैठता, खामोशी से जाता। एक दिन वो मेरे बालों को कंघी करने लगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तकलीफ की वजह से कुछ बोल ना सकी। वो बोला, मैं बस मदद करना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से। मैंने पहली बार जबान खोली। 5वें दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर आ गई। घर वही था, लोग भी वही थे, मगर सबकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था, जैसे मुझे देखने से शर्मिंदगी हो या शायद हमदर्दी का लिबादा ओढ़े कुछ और सोच रहे हों। ताई चुप थी, न डांटा न कुछ कहा। बस एक दिन मुझे कमरे में बिठाकर बोली, मोहल्ले वाले पूछ रहे थे, बोल दिया कि चूल्हे से हादसा हुआ है। मैंने कोई जवाब न दिया। ताई ने बात बदलते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक मुलाजमा रख ली है, काम कर लेगी तुम्हारे। उसी शाम वो लड़की आई, पतली सी, खामोश, शायद मेरी उम्र से कुछ बड़ी। नाम पूछा तो बोली, आसिया। आसिया ने काम संभाल लिया। नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, दवा देना, सब खामोशी से कर लेती। शुरू में उसकी मौजूदगी खलती थी, मगर जल्दी वो घर का हिस्सा बन गई। एक दिन मैं कमरे में बैठी अखबार पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आसिया आई और बोली, बाजी, साबुन कहाँ रखा है? पीछे अलमारी में है, मैंने कहा। वो पलटी तो मैंने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? वो रुक गई। पिछली गली से। अम्मा ने काम दिलवाया यहाँ? उसकी सादगी में एक अजीब सा सुकून था, न ज्यादा सवाल न बेजा बात। 1-2 दिन के बाद मैंने सुना ताई किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, रख ली है लड़की। लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि ये मुलाजमा मोहल्ले के खौफ का नतीजा थी, मोहब्बत या हमदर्दी का नहीं। कजन ने आना कम कर दिया। पहले 2 दिन छोड़कर आता, फिर हफ्ते में 1 बार, और अब 3 हफ्ते हो गए, नजर ना आया। एक दिन मैंने आसिया से पूछा, वो आया था आज? कौन बाजी? मैंने बात बदल दी। दिल में एक बोझ सा था जो बढ़ता जा रहा था। मैंने किताबें दोबारा निकालने की कोशिश की कि चेहरे के दाग से तवज्जो हट जाए, मगर हर सफ़े पर मुझे अपना अक्स नजर आता। एक दिन आसिया मेरे कमरे में आई तो मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने उसे देखा, कितनी बदसूरत लगती हो ना। वो बोली, नहीं बाजी, आपको देखकर तो दुआ आती है कि अल्लाह सब्र दे। एक लम्हे को दिल हल्का हुआ। अगले हफ्ते कुछ और बदला। ताई ने कहा, कल रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं आसिया के लिए, तू तैयार रहना, चाय बना लेना। मैंने कहा, मैं कैसे बनाऊंगी? वो बोली, तू आसिया के साथ मिलकर देख लेना, तुझे अब सीखना चाहिए। कब तक यूं बैठकर गुजारा करेगी? मैंने हाँ में सर हिला दिया। शाम को आसिया बोली, बाजी, वो लड़का पहले भी मुझे देख चुका है, मगर इस बार अम्मा साथ ला रहा है। मैंने पूछा, तुम शादी करना चाहती हो? उसने पल भर सोचा, अगर अच्छे लोग हुए तो हाँ, अम्मा कहती हैं यही वक्त है। रिश्ते वाले आए, देखकर चले गए, बात कुछ नहीं बनी। ताई ने गुस्से से बर्तन पटखे। हर किसी को खूबसूरती चाहिए, दिखावे का जमाना है। मैंने पहली बार जवाब दिया, फिर आपने मुझे क्यों रखा है? ताई खामोश हो गई। शायद मेरे सवाल ने उन्हें चौंका दिया। रात को कमरे में अकेली थी। आसिया आई, सिरहाने बैठकर बोली, बाजी, ताई अम्मा सख्त है, मगर दिल की बुरी नहीं है, बस कभी कभी दिल में जहर आ जाता है। मैंने आहिस्ता से कहा, और कभी कभी वो जहर चेहरे पर छोड़ जाता है जो कभी मिटता नहीं। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी। आसिया बोली, बाजी, मैं आपका एक काम करना चाहती हूँ। क्या? आपको दोबारा चलना है जैसा पहले थी? मैं हंस पड़ी। अब वो मुमकिन नहीं है आसिया। उसने कहा, मैं हर रोज आपके साथ वॉक पर जाऊंगी, सुबह सूरज निकलने से पहले, जब कोई नहीं देखता। उसी रात से एक नया सफर शुरू हुआ। खामोश, छोटा सा कदम। हर सुबह आसिया मुझे सहारा देकर गली के आखिर तक ले जाती। हम दोनों छुपकर बाहर निकलते, जैसे कोई राज हो, और यूं खामोशी से कुछ जिंदगी वापस आने लगी। आसिया के साथ सुबह की वॉक अब हमारी आदत बन चुकी थी। हम दोनों खामोशी से निकलने लगे, गली के नुक्कड़ तक चलते, फिर वापस आ जाते। वो कम बोलती थी, मगर उसकी मौजूदगी मेरे लिए किसी साई की तरह थी, खामोश, वफादार और छांव जैसी। इसी दौरान एक अजीब सा खला पैदा होने लगा। कजन अब महीनों में 1 बार आता, और जब आता भी तो सलाम दुआ करके चुपचाप चला जाता। मगर उस दिन कुछ मुख्तलिफ था। सुबह से ही दिल बेचैन सा हो रहा था। आसिया ने भी कहा, बाजी, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं, तबीयत ठीक है? मैंने सर हिलाया। बस नींद पूरी नहीं हुई। दोपहर को ताई किसी रिश्तेदार की फौतगी पर चली गई। जाते हुए बोली, रात देर हो सकती है, खाना रख लेना, आसिया सब कुछ संभाल लेगी। मैंने हाँ कर दी। शाम को बारिश हुई।
हवा में नमी थी। मैं अपने कमरे में थी, दरवाज़ा बंद, रोशनदान खुला हुआ। बारिश के आगाज के साथ नींद आंखों में भरने लगी। आसिया बावर्ची खाने में थी, चूल्हा बंद करके ऊपर वाले बर्तन धो रही थी। पता नहीं कब आंख लगी, अचानक एक चीख सुनाई दी, तेज और खौफजदा। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी, कंबल फेंका, दरवाज़ा खोला। कमरे में कोई नहीं था, घर खामोश। एक लम्हे को लगा कि शायद कोई ख्वाब था। मैंने दीवार पर लटकी घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली, अंधेरे में कदम रखे। लाउंज में सब कुछ साकत था, किचन की रोशनी जल रही थी। मैं उधर गई। आसिया, मैंने पुकारा, जवाब ना आया। धड़कन तेज होने लगी। पिछले बरामदे की तरफ बढ़ी तो नीम तारीकी में एक साया हरकत करता नजर आया। जैसे ही करीब पहुंची तो मंजर ऐसा था जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे कजन ने आसिया को दीवार से लगा रखा था, उसका हाथ उसके मुंह पर और दूसरा बाजू उसके कंधों पर सख्ती से रखा हुआ था। आसिया की आंखें खौफ से फैली हुई थी और कपड़े बिखरे हुए। मैंने जोर से चीख मारी, क्या कर रहे हो? वो चौंका, पीछे हटा, मगर फौरन मेरी तरफ लपका। तू चुप रहे, तूने जो देखा वो बोलना मत। हट जा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो बढ़ा, बाजू पकड़ा और धमकाया, सब कुछ तबाह कर दूंगा तेरा, समझ गई? छोड़ो। वो हाथ उठाने ही वाला था कि मैंने झुककर करीब पड़ी ईंट उठाई, पूरी कुव्वत से उसकी तरफ फेंक दी। ईंट सीधे उसके सर पर लगी। वो लड़खड़ा कर नीचे बैठ गया, सर पकड़ कर कराहने लगा। मैं फौरन आसिया की तरफ बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा। चल, यहाँ से चलते हैं। बाजी, मुझे डर लग रहा है। डरने का वक्त नहीं है, बस मेरे साथ रहना। हम दोनों भागकर अंदर आईं। मैंने तेजी से दुपट्टा लिया, चंद कपड़े एक थैले में डाले, दवाइयाँ उठाई और चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल गए। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर जमीन कीचड़ से भरी हुई। मैंने अपनी चप्पल उतारकर हाथ में पकड़ा और नंगे पांव भागती रही। आसिया मेरे साथ लरसती, मगर कदम से कदम मिलाकर चलती रही। करीबी गली से गुजरकर हम शहर के पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां आसिया का पुराना मोहल्ला था। गरीब बस्ती में कदम रखते ही लगा जैसे दुनिया की रफ्तार यहाँ मुख्तलिफ है। छोटे छोटे घरों की कतार, कच्चे रास्ते, टीन की छतें, जिन पर बारिश के बाद पानी टपकता रहता, और हर तरफ जिंदगी अपनी सादगी में उलझी हुई। आसिया ने मेरा सामान एक कोने में रख दिया। ये जगह तंग जरूर है, लेकिन दिलों में वुसअत है। मैंने सर हिलाया। घर 2 कमरे का था। एक में आसिया की चीजें रखी थी, दूसरा खाली पड़ा था, जहां मैंने अपनी चादर बिछा दी। सुबह हमें जल्दी उठना पड़ता, पानी की लाइन लगती थी। औरतें लोटे, बाल्टियां और बर्तन लेकर नलके के गिर्द जमा होती। सबकी नजरें अजनबी चेहरे पर आती तो सरगोशियां शुरू हो जाती। क्या ये वही है जिसका चेहरा जला है? मैं नजरें चुका लेती। आसिया बोलती, मत सुनो उनकी बातें, यहाँ हर किसी की अपनी कहानी है। हमने फैक्ट्रियों के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। एक मकामी दफ्तर में सिलाई का काम मिलने लगा। फैक्ट्री बड़ी न थी, पर काम मुसलसल था। सिलाई मशीनें चलती रहती, औरतें झुक कर काम करती और मैनेजर शाम को सबकी उजरत तकसीम करता। पहले दिन के बाद ही आसिया ने कहा, तुम्हारे हाथ में हुनर है, कुछ दिन में तुम अच्छी वर्कर बन जाओगी। 5वें दिन की बात है। मैं अपना काम खत्म करके बाहर निकली। सूरज ढल चुका था। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था, साफ लिबास, आंखों में गहराई। तुम यहाँ काम करती हो? मैंने चौंक कर देखा। जी, मेरा नाम खलील है, मैं इस फैक्ट्री का सप्लायर हूँ। कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। मैं खामोश रही। वो आगे बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर मुनासिब समझो। क्या बात? मैंने आंखें सुकेड़ कर पूछा। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मेरे कदम वहीं रुक गए। कुछ लम्हे लगे बात समझने में। तुम? मुझे? जी हाँ, मेरे चेहरे पर निशान है, ये दिख नहीं रहा क्या? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं सिर्फ चेहरा नहीं देखता, मैंने तुम्हें काम करते, मेहनत करते, खामोशी से जीते देखा है। लोग ऐसे लोगों को नहीं देखते, मैं देखता हूँ। मैं कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में बराह रास्त देखने की हिम्मत ही ना हुई। मैं जवाब नहीं दे सकती अभी, कभी भी दे देना, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। बस ये कहना चाहता था कि अगर तुम सोचो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन आसिया को बताया। वो हैरान हुई। वो खलील, वो जो हर हफ्ते कपड़े लाता है फैक्ट्री में? मैंने हाँ में सर हिलाया। वो तो बहुत शरीफ आदमी है, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। मगर तुम तैयार हो? नहीं, मैं सिर्फ हैरान हूँ। उस रात नींद नहीं आई। छत पर चढ़ गई। आसपास के घरों से टीवी की आवाजें आ रही थी, बच्चों के खेलने की आवाजें और कहीं दूर से आजान की गूंज। आसमान साफ था, जैसे कोई फैसला लेने के लिए कह रहा हो। अगले दिन फैक्ट्री में मामूल का काम था। खलील आया, लेकिन मुझसे कोई बात न की। कपड़ा रखा, मजदूरों से मिला और चला गया। दोपहर में मैनेजर ने मुझे बुलाया। कल तुमने जो डिजाइन बनाया था वो खलील को पसंद आया। उसने कहा है कि दोबारा बनवाऊं
उसी लड़की से? मैंने हैरानी से पूछा। उसने बताया कब? बस कह गया, खास तौर पर तुम्हारा जिक्र किया। अगले हफ्ते उसने फिर बात की। मैं तुम्हें बार बार परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम जैसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैंने पूछा, मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं मिली? मिला हूं, मगर तुम में कुछ और बात है। शायद वो सच कह रहा था, उसकी आंखों में झूठ ना था। मगर मैं अब किसी ताल्लुक से डरती थी। जिंदगी पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी थी। रात को आसिया ने कहा, अगर वो तुम्हें इज्जत से रखेगा तो सोच लो, जिंदगी हर बार दूसरा मौका नहीं देती। मैंने जवाब न दिया, मगर अंदर कहीं दिल कह रहा था कि शायद अब कोई दर खुलने को है। कुछ दिनों तक मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खलील रोज फैक्ट्री में आता, लेकिन मुझसे बात नहीं करता। काम की बात करता, खामोशी से चला जाता। मैं भी खुद को काम में उलझाए रखती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आसिया ने एक दिन कहा, जब कोई तुमसे इतने सब्र के साथ बात करे तो वो सच बोल रहा होता है। मैंने कहा, मुझे डर लगता है। उसने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी में सबसे ज्यादा वही चीज हमारा रास्ता होती है जिससे हम डरते हैं। चंद दिन के बाद शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो खलील खड़ा था। हाथ में दूध, फल और एक छोटा सा लिफाफा था। कुछ चीजें हैं तुम्हारे लिए। और क्या? मैंने बराह रास्त देखा। और ये कि अगर तुम मान जाओ तो निकाह करना चाहता हूं। मेरी माँ नहीं है, बहनें अपने घरों में हैं, मैं अकेला हूं। तुम्हारे पास भी कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के सहारे बन सकते हैं। मैंने दरवाजा खोलकर कहा, अंदर आ जाओ। खलील अंदर आया, खामोशी से फर्श पर बैठ गया। मैंने पानी दिया, फिर कहा, मैं सोच चुकी हूं, मैं हाँ करती हूं। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं निकाह कल ही करना चाहता हूं। सादा सा, 2 गवाह, 1 मौलवी। तुम्हें किसी तैयारी की जरूरत नहीं, इज्जत की जरूरत है। मैंने कहा, बस आसिया साथ हो और कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन छोटे से निकाह का बंदोबस्त हुआ। एक पुराना जानने वाला मौलवी लाया गया। मोहल्ले की मस्जिद में दोपहर को निकाह पढ़ाया गया। आसिया ने सफेद दुपट्टा दिया। खलील ने छोटा सा अंगूठी का डब्बा खोला और चुपचाप मेरी उंगली में पहनाई। गवाह बनने 2 फैक्ट्री के लोग आए, एक चाय वाला, दूसरा दर्जी। निकाह के बाद हम सीधा उसके घर गए। उसका घर दरमियाने साइज का था, 2 मंजिला। ऊपर का हिस्सा खाली रखा था। कहने लगा, ये तुम्हारा है, जैसे चाहो इसे सजा लो। मैं खामोश रही, कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ जल्दी हो रहा था, लेकिन कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो खलील ने मना कर दिया, आज तुम आराम करो, सब कुछ मैं कर लूंगा। वो बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, अंडे तोड़े, चाय रखी और रोटियां तली। मैं दरवाजे के कोने से उसे देखती रही। नाश्ता करते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस खुश रहना है। उसके बाद कई दिनों तक वो रोज कुछ न कुछ नया करता। कभी घर के लिए फर्नीचर लाता, कभी मेरा पसंदीदा खाना बाहर से मंगवाता, कभी नया जोड़ा। मैं हैरान होती कि वो हर बात कैसे जानता है। मैंने एक दिन कहा, इतना सब क्यों करते हो? वो हंसकर बोला, क्योंकि तुम वो हो जो कभी मांगती नहीं और जिसे मांगे बगैर देना सुकून देता है। हम रोज शाम को छत पर बैठते, मैं चुप रहती, वो बातें करता, कहानियां सुनाता। एक दिन कहने लगा, मुझे एक दिन तुम्हारी कहानी भी सुननी है। मैंने कहा, फिर शायद तुम मुझसे दूर हो जाओगे। नहीं, करीब आऊंगा। एक दिन हम मार्केट गए। उसने रास्ते में एक दुकान पर रखा कपड़ों का सेट दिखाया, ये तुम्हारे लिए है। मैंने इनकार किया, अब जरूरत नहीं। उसने पैसे दिए और कहा, जरूरत खुशी की होती है, चीजों की नहीं। रात को जब मैं कमरे में आई तो हर चीज अपनी जगह मौजूद थी। एक सादगी थी हर शय में, जैसे किसी ने सोच समझकर हर ईंट रखी हो। एक दिन मुझे बुखार हो गया। खलील फैक्ट्री न गया, मेरी दवा लाया, पानी दिया, मेरे सर पर ठंडी पट्टियां रखी। मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम फैक्ट्री जाओ। नहीं, तुम मेरी फैक्ट्री से ज्यादा जरूरी हो। जब मैं सेहतयाब हुई तो खलील ने मुझे बाजार ले जाकर कहा, यह दुकान है, चाहो तो संभाल लो, सीखो, कुछ भी करो, आजादी जरूरी है। मैंने पूछा, तुमने ये कब ली? पहले से थी, लेकिन किसी को देना नहीं चाहता था। तुम हो तो एतबार आया है। मैंने वो दुकान संभाल ली, सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। कुछ पुराने ग्राहक बने, फिर नए, एक मामूल बन गया। एक दिन खलील ने मुझसे पूछा, आजकल तुम बहुत चुप हो। मैंने कहा, सोच रही हूं, वाकई सब कुछ ठीक हो रहा है। कभी कभी अच्छे दिन भी सच होते हैं, बस हमें मानने में देर लगती है। शाम को उसने एक छोटा सा टीवी खरीदा। बोला, खबरें देख लिया करो, दुनिया से जुड़ी रहोगी। मैंने मजाक में कहा, दुनिया ने जो दिया है वो काफी है, मजीद की चाह नहीं। उसने कहा, अब दुनिया तुम्हें वो लौटाएगी जो छीन लिया था। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन खलील ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। जब भी मैं खामोश होती
वो मेरी तरफ देखकर कहता, तुम जैसी औरतें हारने के लिए नहीं बनती। मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को समेटने लगी। दुकान अब ठीक ठाक चलने लगी थी। खलील ने एक छोटा सा बोर्ड बनवाया था जिस पर इज्जत बुटीक लिखा था। आसपास की खवातीन आती, मेरे हाथ की सिलाई पसंद करती। कुछ पुराने ग्राहक भी मुस्तकिल हो चुके थे। वो हर रोज शाम को आता, हालचाल पूछता और कुछ न कुछ खरीद कर ले जाता। कभी फूल, कभी रस, कभी अखबार का तराशा जिसमें मेरे काम की तारीफ छपी होती। एक दिन वो आया, कल एक चैनल वाले आ रहे हैं, तुमसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने चौंक कर पूछा, किस लिए? बस वो तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं। तुमने जो कुछ सहा, जो तुम कर रही हो, वो सब सुनना चाहते हैं। मैंने फौरन इनकार कर दिया, नहीं, मैं ये सब दोबारा नहीं दोहरा सकती। मेरे लिए ये सब खत्म हो चुका है। खलील ने नरमी से कहा, कभी कभी सच दूसरों के लिए आईना बन जाता है। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए हौसला बन सकती है। अगले दिन वो चैनल वाले वाकई आ गए। एक रिपोर्टर, एक कैमरामैन और एक लेडी एंकर। दुकान में छोटा सा कैमरा सेट हुआ। मुझे एक साफ जोड़ा पहनने को कहा गया। मैंने थोड़ा मेकअप किया ताकि दाग हल्का लगे। कैमरे के सामने बैठना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने सोचा, जो गुजरा है वो झूठ नहीं, उसे छुपाना क्यों? एंकर ने सवाल किया, मैंने जवाब दिए। कुछ सवालों पर रुकावट आई, मगर मैंने हिम्मत की। मैंने बताया कि कैसे एक हादसा सब कुछ बदल देता है, कैसे खामोशी और जुल्म में फर्क समझ में आता है, और कैसे कोई अजनबी तुम्हें वो इज्जत दे सकता है जो अपने न दे पाए। इंटरव्यू खत्म हुआ। चैनल वालों ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगले हफ्ते नशर होगा, लेकिन नशर अगले दिन ही हो गया। अगली सुबह जब मैं दुकान में पहुंची तो दो औरतें पहले ही बाहर खड़ी थी। एक ने कहा, हमने तुम्हारा इंटरव्यू देखा, बहुत हौसला मिला। मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर वो हार गई। तुमने हार नहीं मानी। मैंने उन्हें अंदर बिठाया, पानी दिया और महसूस किया कि खलील ठीक कहता था, सच किसी और के लिए आईना बनता है। दोपहर को मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। नाम देखा, दिल धड़का, कजन, मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत शर्मिंदा हूं, जो कुछ किया उसकी सजा मिल चुकी है। तुमसे दोबारा जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। कुछ देर खामोश बैठी रही। आसिया ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, पुरानी बात याद आ गई। शाम को खलील आया। मैंने कुछ नहीं बताया। वो दुकान का हिसाब देख रहा था, फिर चुपचाप मेरा फोन उठाया जो मेज पर रखा था। उसने पैगाम खोला, पढ़ा और मोबाइल वहीं रख दिया। फिर आहिस्ता से बोला, अगर तुम्हें अपनी कजन से वापस शादी करनी है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं चौंक गई। क्या? उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं चाहता, जो भी फैसला करो तुम आजाद हो। पर तुमने वो पैगाम क्यों पढ़ा? बस पढ़ लिया, क्योंकि तुम बदल गई हो इन दिनों में। मैं तुम्हें शक की नजर से नहीं देखता, बस जानना चाहता था कि तुम क्या सोच रही हो। मैं चुप हो गई। खलील ने कोई और बात नहीं की, दुकान से निकला और चला गया। रात को आसिया ने पूछा, क्या बात हुई, तुम दोनों खामोश हो? मैंने सारा वाकया बताया। कुछ देर वो खामोश रही, फिर बोली, तुम्हें सोचना होगा, ये वही कजन है जिसने तुम्हें तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और ये वो आदमी है जो तुम्हें बनाने में लगा है। मैंने कहा, मगर खलील ने कहा, तुम चली जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा कि तुम आजाद हो। दोनों बातों में बहुत फर्क है। अगले दिन खलील नहीं आया, 2 दिन बाद भी नहीं। मैंने अपना काम जारी रखा। दुकान में नई कढ़ाई के नमूने रखे, ग्राहक आए चले गए, लेकिन दिल भारी था। तीसरे दिन मैंने खुद कॉल की। तुम ठीक हो? खलील ने कहा, बस मसरूफ था। मैंने कहा, वापस आ जाओ, दुकान तुम्हारी है लेकिन मैं भी हूं। वो बोला, मैं चाहता था तुम खुद फैसला करो, तुम्हें अपने आप पर शक ना हो। मैंने कहा, मेरा फैसला कभी वो नहीं हो सकता जो मुझे माजी की तरफ धकेले। मैं वही हूं जहां मुझे इज्जत मिली, तहफ़्फ़ुज़ मिला और एक नई शनाख्त। खलील खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, तो मैं कल आ जाऊं? नहीं, आ जाओ। वो शाम को आया, मेरे लिए गुलाब के फूल लाया और बोला, तुमने फिर से मुझे जीत लिया। मैंने जवाब दिया, मुझे अब जीतने या हारने की बातें नहीं करनी, सिर्फ जीने की करनी है। खलील का सियासत में दिलचस्पी लेने का अंदाज इब्तिदा में बहुत सादा सा लगा। मोहल्ले में होने वाली समाजी मीटिंग्स में जाने लगा, इलाकाई मसाइल पर बात करता, और एक दिन वो बोला, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ करना नहीं चाहता, बाकियों के लिए भी कुछ करना है। उसने पूरे मोहल्ले में खुद को मुतारिफ करवाया, फैक्ट्री मालिकान से मुलाकातें की, पुरानी फलाही तंजीमों से राब्ते किए और आखिरकार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा करवाए। पार्टी के एक पुराने रहनुमा ने खलील को टिकट दे दिया। उसकी मुहिम जोरों शोर से चलने लगी। रात गए मीटिंग्स, दिन भर मसरूफियात, अखबारों में तस्वीर, बैनर्स पर नारे
और टीवी पर झलकियां। वो अब खलील अहमद से एमएनए उम्मीदवार खलील अहमद बन चुका था। मैं दुकान संभालती रही, आसिया साथ थी। पहले पहल फख्र से महसूस होता था कि मेरे शौहर की कदर हो रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए खलील का रवैया बदलने लगा। एक दिन जब मैंने फ़ोन किया कि बिजली का बिल देना है, वो बोला, इन बातों के लिए मुझे मत रोको, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मेरे कंधों पर क्या बोझ है। मैंने खामोशी इख्तियार की। फिर वो एमएनए बन गया। जीत का जश्न हुआ, मोहल्ले में लंगर बटा, गलियों में चरागा किया गया, लोग मुबारकबाद देने आते और वो सबके सामने मुझे दिखाता, ये मेरी बीवी है जिसने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। मगर कैमरे हटते ही वो शख्स बदल जाता। दिनों में बदलाव आना शुरू हुआ। छोटी छोटी बातों पर बहस, शाम को देर से आना, कभी कभी फ़ोन बंद, और फिर अचानक चीखना, इल्ज़ाम देना, और एक दिन हाथ उठाना। मैंने आसिया से छुपाया। दुकान पर खामोशी से जाती, वापस आती, चुपचाप रहती। एक दिन आसिया ने खुद पूछा, बाजी आपके बाजू पर नीला निशान कैसे लगा? मैंने बात टाल दी, दरवाजे से टकरा गई थी। लेकिन आसिया सब कुछ समझ चुकी थी। खलील का रवैया मजीद बिगड़ने लगा। एक दिन दुकान बंद करने में देर हो गई। घर पहुंची तो वो कमरे में टहल रहा था। अब तुम्हें इज्जत का कोई ख्याल नहीं, रात गए घर आती हो। दुकान बंद कर रही थी, इतने ग्राहक थे। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, तुम वही पुरानी लड़की हो, बस मौका नहीं मिला अब तक। मैंने खामोशी इख्तियार की। फिर अगले दिन आसिया से कहा, मुझे ये सब नहीं सहना, कुछ करना होगा। आसिया ने मुझे अपनी पुरानी सहेली का नंबर दिया। ये वकील है, इससे बात करो। मैंने फ़ोन किया, मुलाकात तय की। वो वकील एक पुरानी बिल्डिंग में दफ्तर चलाती थी। नाम था नायला। दरमियानी उम्र, आंखों में संजीदगी और बातचीत में एतमाद। मैंने उसे सारी बात बताई, खलील का रवैया, तशद्दुद, बदलती ज़बान और बढ़ता हुआ जबर। उसने मेरी बात सुनने के बाद कहा, अगर तुम तलाक लेना चाहती हो तो 2 तरीके हैं, एक खुला, दूसरा अदालत से ज़बरदस्ती की बुनियाद पर तलाक का दावा। मगर तुम्हारा शौहर एमएनए है, उसके असर और रसूख को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, वो तलाक नहीं देगा, वो पहले ही कह चुका है, खुला लो, मैं तलाक नहीं दूंगा। नायला ने सर हिलाया। ऐसी सूरत हाल में तुम्हें सबूत दरकार होंगे, तशद्दुद के, बदसलूकी के। कोई गवाह, कोई रिकॉर्डिंग, मेरे पास कुछ नहीं, बस यादें हैं। यादें अदालत में नहीं चलेंगी, सबूत लाना होगा। उसने मशवरा दिया कि अगर मैं चाहूँ तो कुछ दिनों में कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती हूँ, मगर सब कुछ सब्र और प्लानिंग से होगा। वापस आकर मैंने आसिया को सब बताया। तो अब क्या इरादा है? फैसला कर लिया है, अब खामोश नहीं बैठूंगी। अगली सुबह मैंने खलील से बात करने की कोशिश की। मुझे तुमसे अलग होना है। वो चौंका, फिर हंसा। तुम जैसे लोगों के ख्वाब बहुत बड़े हो जाते हैं। अलग होकर कहाँ जाओगी? जहाँ सुकून हो, जाके अदालत में खुला ले लो। मैं तो तलाक नहीं दूंगा। उसने जैसे चैलेंज किया हो। उस दिन मैंने नायला को दोबारा कॉल की। अब देर नहीं करनी, नायला ने कहा। बस हिम्मत चाहिए और ये मामला जल्द निपटाना होगा। वो जितना ताकतवर है उतना कमज़ोर भी है। बस सही जगह पर चोट करनी है। मैंने सर हिलाया। शुरू करें। नायला ने जब मुकम्मल तस्वीर मेरे सामने रखी तो जैसे सारी कड़ियां आपस में जुड़ गईं। उसने कहा, तुम सोचती हो कि तुम्हारी किस्मत अचानक बदल गई? नहीं, उसने तुम्हें अपनी सीढ़ी बनाया। तुम्हारे चेहरे का दाग उसके लिए एक सियासी हथियार था। वो जो कहानी लोगों को सुनाता है वो हमदर्दी नहीं, मनसूबाबंदी है। मैंने कुछ देर कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुन रही थी। नायला ने आगे कहा, उसके इलेक्शन की मुहिम में मैंने सब देखा। उसने तुमसे शादी की, एक मजलूम लड़की को सहारा दिया। इस नुक्ते पर उसने वोट लिए। तुम्हारी कहानी को उसने अपनी शोहरत का जरिया बनाया। तो वो अब मुझसे जान छुड़ाना चाहता है? मैंने धीरे से पूछा। नहीं, वो नहीं चाहता कि तुम जाकर कहीं सच बोल दो। वो चाहता है कि तुम खुद से खुला लो, ताकि लोगों को लगे कि तुम्हें इज्जत दी गई, सहारा दिया गया, मगर तुमने उसे छोड़ दिया। और वो फिर एक मजलूम शौहर के रूप में नमूदार हो जो बदनाम ना हो। मैं गहरी सांस लेकर बोली, मैं ये खेल मजीद नहीं खेलूंगी। नायला ने सर हिलाया। अगर तुम तैयार हो तो मैं एक ऐसा कानूनी रास्ता निकाल सकती हूँ जिसमें तुम्हें नुकसान ना हो, मगर उसके लिए सबूत चाहिए, नाकाबिले तरदीद सबूत। उसी रात मैंने आसिया से बात की। मुझे कुछ दिनों के लिए मदद चाहिए। कैसी मदद? मैं एक कैमरा लगाना चाहती हूँ अपने कमरे में, ऐसा जिसे कोई देख न सके। आसिया चौंक गई। वीडियो? हाँ, मुझे उसकी असलियत दुनिया को दिखानी है। अगले दिन हम एक पुरानी मार्केट गए। वहां से छोटा सा कैमरा खरीदा जो घड़ी के अंदर फिट हो सकता था। वापस आकर मैंने अपने कमरे में एक दीवार पर वो कैमरा नस्ब कर दिया, बिल्कुल सामने जहां अक्सर खलील बैठता था।
या खड़ा होकर मुझ पर चिल्लाता था। 2 दिन तो कुछ खास ना हुआ, वो मसरूफ था और मेरे साथ ज्यादा वक्त न गुजारता। तीसरे दिन शाम को वो वापस आया, गुस्से में था। शायद दफ्तर में किसी से बहस हुई थी। आते ही आवाज बुलंद की, कभी तुम खाने में नमक कम करती हो, कभी सवालात पूछती हो। मैं थक चुका हूं, तो मैं क्या करूं? तुम खुद ही कह चुके हो कि मैं कुछ भी नहीं करती, अब जबान चलाने लगी हो। यही दिखाना था। उसने मेज पर पड़ी चीजें गिरा दी। एक फ्रेम दीवार से उतार कर नीचे फेंक दिया। मेरी तरफ आया, बाजू पकड़कर झुका दिया। मैं खामोश रही, सिर्फ इतना ख्याल रखा कि कैमरे की रेंज में हम दोनों नजर आए। 2 दिन के बाद फिर एक वीडियो रिकॉर्ड हुई। इस बार उसने मुझे धक्का दिया, मैं दीवार से टकरा गई। 5वें दिन तक मेरे पास 3 वीडियोस थी, सब अलग अलग दिन की, सब में वाज़ेह तशद्दुद और बदतमीजी। नायला के दफ्तर पहुंची, फ्लैश ड्राइव उसे दी। यह है तुम्हारा असल हथियार, अब तुम्हें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं। नायला ने फौरी खुला का दावा फाइल कर दिया, तशद्दुद, जहनी अजियत और तहफ़्फ़ुज़ की कमी की बुनियाद पर। खलील को नोटिस भेजा गया। पहले तो वो अदालत में नहीं आया, फिर वकील भेजा, फिर खुद आया। चेहरे पर वही सियासतदान वाली मुस्कुराहट। अदालत में बोला, ये सब एक साजिश है, मैंने इस औरत को इज्जत दी और ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। नायला ने वीडियोस पेश की और कहा, यह है इसका असल चेहरा। जज ने वीडियोस देखने के बाद कहा, अदालत इस मामले पर मुकम्मल संजीदा है और मुद्दइया को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। खुला की मंजूरी हो गई। अदालती फैसले के बाद मैंने नायला से पूछा, अब क्या? वो बोली, अब तुम चाहो तो खामोशी से नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, या चाहो तो ये सच अवाम को दिखा सकती हो। मैंने उसी रात आसिया के फोन से वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर दी। वीडियो वायरल हो गई, लोग हैरान। सहाफ़ियों के फ़ोन, खबरें, हर जगह मेरे साबिक शौहर की हकीकत गर्दिश करने लगी। मैंने एक सादा सा बयान जारी किया। मैंने सिर्फ वो दिखाया जो मेरे साथ हुआ, न बदला न इंतकाम, सिर्फ सच। चंद दिनों में उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। पार्टी ने उससे फासला इख्तियार कर लिया। वो लोग जिन्होंने पहले तालियां बजाई थी, अब सवालात पूछने लगे। मैंने सुकून का सांस लिया। मेरी जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। खुला के बाद मैंने उसी इलाके में एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया। आसिया अब मेरे साथ नहीं थी, उसकी शादी हो गई थी और वो अपनी नई जिंदगी में मसरूफ थी। मैं दुकान दोबारा खोलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन इस बार खामोशी से, शोहरत से दूर। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ा था, कजन, वही शख्स जिसे मैंने माजी में हमेशा एक जख्म की सूरत में याद रखा। वो पहले से कमजोर लग रहा था, आंखों में वो खुद एतमादी नहीं थी जो पहले थी। तुम यहां? बस तुम्हें देखने आया था। मैंने दरवाजा खुला छोड़ा। वो अंदर आया, आसपास देखा और खामोशी से बैठ गया। कैसे हो? मैंने रस्मी लहजे में पूछा। तुम्हारे बगैर कुछ भी ठीक नहीं रहा। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन अब मैं बदला हूं। मैंने ठंडी सांस ली। अब कहने का क्या फायदा? मैं तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में चाहता हूं। मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनते ही मैं चौंक गई। क्या कहा तुमने? हाँ, तलाक दे दी उसे। मैंने ताई को भी सब बता दिया है। अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम्हारी बीवी का क्या कसूर था? वो भी तुम्हें इल्जाम देती थी, तुम्हारा जिक्र सुनते ही झगड़ती थी। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हें वापस लाना है। यानी तुमने एक औरत को छोड़ दिया बस इसलिए कि वो तुम्हें मेरे करीब नहीं आने दे रही थी। मैंने तंज भरा सवाल किया। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो चुप हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, मैं ताई से कहने जा रहा हूं कि हम दोबारा साथ रहें। अगर तुम भी चलो तो बेहतर है। मैंने दरवाजा खोला। निकल जाओ अभी। वो उठा, कुछ बोलने लगा, फिर खामोशी से बाहर चला गया। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं अब खुद जाकर ताई से बात करूं। बस अब और खामोश नहीं रहना था। जब मैं उनके घर पहुंची तो दरवाजा आसिया की बहन ने खोला। तुम अंदर आ जाओ, ताई अम्मा तो बैठक में है। मैंने कदम अंदर रखे। वही पुराना सहन, वही दीवारें, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी अब उस घर में। ताई बैठक में फर्श पर बैठी थी। मुझे देखकर चौंक गई, आंखों में नमी आ गई। तू आ गई आखिरकार? हाँ ताई, बात करने आई हूं। आपके बेटे ने फिर से मेरे साथ जिंदगी गुजारने की बात की है। वो खामोश रही, जैसे कुछ सोच रही हूं। आप जानती हैं, उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया है। ताई की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दुपट्टे से आंखें साफ की और आहिस्ता से बोली, जो जुल्म तुम पर किया वही अब वो अपनी बीवी पर कर रहा था। रोज लड़ाई, रोज ताना, और मुझे वो लड़की मारते मारते छोड़ती नहीं थी।
क्या? आपको? हाँ, वो कहती थी कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, इसीलिए मैं भी तुम्हें जीने नहीं दूंगी। और वो लड़का, वो तो बस देखता रहता था, कभी बोलता ही नहीं था। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो सब मुझे आज खुद भुगतना पड़ रहा है। मैंने एक लम्हे को ताई की हालत देखी। वो टूटी हुई थी, कमजोर और पछतावे में जकड़ी हुई। लेकिन अब तुम मेरे बेटे से शादी मत करना, वो तुम्हें फिर से बेच खाएगा। क्या मतलब? अब वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करेगा। वो जानता है तुम एक बार फिर से मीडिया में आ सकती हो। अब वो चाहता है कि तुम उसके साथ तस्वीर में आओ ताकि उसकी शोहरत दोबारा से बने। मैं चुप हो गई। एक मशवरा दूं? जी। हमारे मोहल्ले का मुलाजिम लड़का है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मेहनती है, सीधा है, तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें दुख नहीं देगा। अगर मैं कुछ अजाला करना चाहती हूं तो यही हो सकता है। मैंने नजरें झुका ली। मैं मेरा बेटा नहीं दे सकती, लेकिन सुकून दे सकती हूं तुम्हें। शायद यही मेरी तौबा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिलाया और घर से बाहर आ गई। रास्ते में सोचती रही कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो गुरूर करता है, लेकिन जब कुछ नहीं बचता तो वो माफी मांगता है। कजन ने मेरे जज्बात का मजाक बनाया था और अब फिर वही करने आया था। लेकिन अब मैं वो कमजोर लड़की नहीं रही थी। लेकिन अब आपका बेटा मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनते ही ताई जैसे चौंक गई। उनकी आंखें फौरन मेरे चेहरे पर जम गई। उन्होंने तेजी से कहा, हरगिज मत करना, ये तुम्हें बेच खाएगा जैसे पहले बेचा था। वो तुम्हारे साथ फिर वही करेगा जो पहले किया था, बस अब अंदाज दूसरा होगा। तुम अब मशहूर हो, तुम्हारी बात सुनी जाती है और वो तुम्हें शोहरत की सीढ़ी बनाना चाहता है। मैंने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर नरमी से कहा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं अब वैसी नहीं रही जैसी तब थी। ताई ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। तभी तो कह रही हूं तुम अब कीमती हो गई हो, और वो हमेशा तुम्हें एक मौका समझता रहा, इंसान नहीं। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आवाज में न सख्ती थी ना दिखावा, बल्कि खालिस सच्चाई थी। फिर उन्होंने बात बदली। हमारे मोहल्ले का एक लड़का है, सफदर, मुलाजिम था कभी, तुमने देखा होगा। सीधा साधा है, गरीब है, मगर दिल का सच्चा। मैं फायदा नहीं देख रही, सिर्फ अपने गुनाहों का अजाला करना चाहती हूं। कैसा है वो? मैंने पूछा। सच पूछो तो जैसा किसी को मिलना चाहिए। सच पूछो तो तुम जैसा और तुम जैसे कोई मिलना चाहिए। लेकिन अगर कभी किसी के साथ किस्मत आजमाओ तो सफदर जैसा ही हो। वो तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारे सामने हाथ नहीं उठाएगा, और सबसे बढ़कर तुम्हारा माजी तुम्हारे खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। मैंने सोचा ये वही ताई थी जिनकी एक बात पर मेरी जिंदगी बदल गई थी, और आज वो मेरे लिए दरवाजा खोल रही थी, शायद तलाफी के लिए। मैंने सफदर के बारे में मालूमात इकट्ठी की, हासिया से बात की तो उसने फौरन कहा, सफदर? वो तो बहुत खामोश रहता है, लेकिन सबकी मदद करता है। पिछले साल सैलाब आया था ना, तब उसने खुद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। क्या वो शादी के लिए तैयार होगा? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। तुमसे? वो इनकार करेगा? कभी नहीं। ताई ने खुद उसके घर पैगाम भेजा। अगले ही दिन वो मेरी पुरानी दुकान के बाहर खड़ा था, पुराने से लिबास में, झिझकते कदमों के साथ। मैंने खुद दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो नज़रें नीचे रखकर बोला, मुझे मालूम है कि आप जैसी बाहिम्मत और खुददार खातून को मेरी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं ज़िंदगी भर आपका साथ निभा सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बारे में सब मालूम है? जी, और इसीलिए आया हूँ। हमने ज़्यादा रस्मी बात नहीं की, बात सादा थी। जिंदगी को सादगी से दोबारा शुरू करना था। शादी मुख्तसर सी तकरीब में हुई। ताई ने निकाह की रसूमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हासिया ने मेरा जोड़ा सिलवाया और वही मेकअप किया जिसमें दाग छुपाने की नहीं, मेरी सच्चाई दिखाने की जरूरत थी। निकाह के बाद सफदर ने कहा, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। तुम जहां चाहो जैसे चाहो वही होगा। नया घर छोटा था मगर साफ सुथरा, 2 कमरों का किराए का मकान, एक छोटा सहन, एक बावर्ची खाना। मैंने वहां कदम रखा तो सफदर ने दरवाजे पर मेरे लिए फूल रखे थे। ये सब क्यों किया? मैंने पूछा। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ जबरदस्ती हुआ, ये सब तुम्हारी मर्जी से है। शादी के बाद मैंने काम दोबारा शुरू किया। सफदर सुबह मेहनत मजदूरी पर निकल जाता और शाम को जब वापस आता तो सबसे पहले मेरे हाथ का बना खाना खाता और मेरी सारी बातें सुनता। हर रात हम छत पर बैठते और मैं उसे नई सिलाई की डिजाइन दिखाती और वो उन पर मशवरे देता। एक रात मैंने उससे कहा, मुझे डर था कि शायद फिर धोखा ना खा जाऊं। उसने मेरी तरफ देखा और बोला,
डरे वो जिन्होंने झूठ बोला है, तुमने तो सिर्फ सच झेला है। महीने गुजरने लगे, मेरी सिलाई का काम दोबारा चलने लगा। इस बार मैंने सिर्फ मोहल्ले की खवातीन तक खुद को महदूद रखा। सफदर ने कहा, शौहरत भी एक बोझ होती है, हम सादा जिएंगे, खुश जिएंगे। मैंने एक छोटा सा इश्तिहार छपवा कर घर के बाहर लगा दिया। खवातीन के लिए खुसूसी लिबास दस्तयाब है। सफदर हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता। कभी मोबाइल पर ग्राहकों का पैगाम पढ़ता, कभी बिलों का हिसाब रखता। एक दिन उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर लाया हूं। उसने एक लकड़ी का फ्रेम दिया जिसमें मेरे और उसके निकाह की तस्वीर लगी थी। नीचे छोटे हरूफ में लिखा था, नई जिंदगी, नए लफ्ज, नई इज्जत। अब मैं हर रात उस फ्रेम को देखकर सो जाती हूँ। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत सादा थी, लेकिन हर लम्हा एक नई बुनियाद जैसा महसूस होता है। मैंने पहली बार किसी रिश्ते में अपने वजूद को मुकम्मल महसूस किया। सफदर की खामोशी में अपनायत थी और उसकी छोटी छोटी बातों में वो खुलूस झलकता जो अक्सर रिश्तों में नापैद होता है। शादी के बाद इब्तिदाई दिनों में हम दोनों ही एक दूसरे से फासला रखते, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। वो मुझसे कभी सवाल नहीं करता था, ना माजी को छेड़ता। मैंने एक दिन कहा, तुम मुझसे मेरा माजी क्यों नहीं पूछते? सफदर ने हाथ रोक कर जवाब दिया, तुम्हारा माजी तुम्हारा था, मैं तुम्हारा हाल हूं। अगर तुम कभी खुद चाहो तो सुना देना, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारी कहानी पर नहीं, तुम्हारी शख्सियत पर। यह बात मेरे दिल में उतर गई। हमारे छोटे से घर में वक्त सलीके से बढ़ने लगा। सुबह वो काम पर निकल जाता, मैं सिलाई मशीन पर ग्राहकों के कपड़े तैयार करती, दोपहर में खाना बनाती और शाम को वो वापस आकर बैठता। तब हम चाय साथ पीते। सफदर हमेशा कहता, मैं चाहता हूं तुम हर वो चीज पा सको जो तुम्हारे हिस्से में कभी नहीं आई। एक दिन वो घर एक मोटरसाइकिल ले आया। ये तुम्हें वक्त पर चीजें पहुंचाने में मदद देगी। अब तुम किसी पर इन्हिसार मत करो। मैंने कहा, मैं चलाना नहीं जानती। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सिखा दूंगा। और यूं हमने मोहल्ले की गलियों में रात के वक्त मोटरसाइकिल सीखने का सिलसिला शुरू किया। वो पीछे बैठता, हिदायत देता और मैं धीरे धीरे सीखने लगी। वो लम्हे हम दोनों के बीच गुर्बत पैदा कर रहे थे, बगैर लफ्जों के। एक दिन वो देर से घर आया। चेहरे पर थकन थी, लेकिन हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। ये तुम्हारे लिए है। मैंने पैकेट खोला तो अंदर एक कलम और नोटपैड था। इससे क्या करना है? मैंने पूछा। तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो, लिखो जो दिल में है, जो जबान से ना कह सकी वो कागज को सुनाओ। मैंने वो नोटपैड अपने तकिए के नीचे रख लिया और कई रातों के बाद पहली बार मैंने खुद से बात की, लफ्जों के जरिए। हमारे घर में अब छोटे छोटे ख्वाब आना शुरू हो चुके थे। सफदर हर हफ्ते एक नया पौधा लाता और सहन में लगाता। वो कहता, जब हम खुद को जमीन से जोड़ लेते हैं तो सुकून मिलता है। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी मर्जी से किसी के साथ मुस्तकबिल का तस्वुर किया। महीने गुजरने लगे। सफदर ने कहा, चाहे कम कमाए लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, यही मेरी कोशिश है। सफदर ने शाम की चाय के दौरान कहा, जब हम दोनों सहन में बैठे थे और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। तुमने कभी भी दिखावे की बात नहीं की, कभी अपनी थकन या तंगदस्ती का शिकवा नहीं किया, इसलिए कि तुम मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। बाकी सब चीजें तो आती जाती रहती हैं। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं जितनी मजबूत दिखती हूं उतनी ही कमजोर भी हूं अंदर से। सफदर ने मुझे वो हौसला दिया जो किसी ने पहले नहीं दिया था। न मेरे खानदान ने, न खलील ने, न वो कजन जो बार बार मेरी जिंदगी में जहर घोलने लौटता रहा। हमारा घर अब रंगों से भरने लगा। सफदर ने दीवारों पर सफेदी करवा दी। एक पर मैंने खुद हाथ से गुलबोटे बनाए। वो शाम को आता, काम देखकर खुश होता और कहता, तुमने इस घर को घर बना दिया है, वरना ये सिर्फ 4 दीवारी थी। हमने मिलकर एक छोटा सा कमरा दुकान में तब्दील किया। मोहल्ले की औरतें वहां आकर अपने ऑर्डर देती, कुछ चाय पीती, कुछ अपने दिल की बातें भी करती। मैं उनके लिए सिर्फ दर्जन नहीं थी, मैं एक मशवरा देने वाली, एक बहन, एक दोस्त बन चुकी थी। एक दिन सफदर कहने लगा, मुझे लगता है तुम्हें अपने जैसे और लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। कैसे? मैंने पूछा। जो औरतें जुल्म सहती हैं, जिन्हें सुना नहीं जाता, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाता, तुम उनकी आवाज बन सकती हो। ये बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने एक हफ्ते के बाद करीबी खवातीन के लिए एक वर्कशॉप रखी। सिलाई के साथ साथ मैंने अपनी कहानी मुख्तसर अंदाज में सुनाई, ताकि वो समझें कि मजलूम होना शर्मिंदगी नहीं, लेकिन खामोश रहना जुर्म बन जाता है।
सफदर ने वो दिन बड़े फख्र से देखा। वापसी पर बोला, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, तुम रोशनी हो। मुझे लगा कि जो इज्जत कभी लफ्जों में मांगी थी वो अब अमल से मिल रही है। हमारी जिंदगी में अब सुकून था, मगर वो सन्नाटा नहीं जो जख्मों के बाद आता है, बल्कि वो खामोशी जो इत्मीनान देती है। एक शाम जब सफदर थका हारा आया, मैंने उसे दरवाजे पर रोका और कहा, रुको, आज तुम्हें खाने से पहले एक तोहफा दूंगी। उसने हैरत से पूछा, क्या? मैंने पैड में से एक नज़म निकाली जो मैंने उसके लिए लिखी थी और उसे सुनाई। नज़म के आखिरी मिसरे पर मेरे जख्मों पर जो हाथ रखे वो हाथ तेरा था। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, यह जिंदगी यही काफी है और तुम मेरी जीत हो। और तब मुझे यकीन हो गया कि मैंने वाकई किस्मत को एक और मौका दिया, और वो मौका इस बार मेरे हक में गया। अब मैं एक ऐसे घर में थी जहां लफ्ज इज्जत सिर्फ सुनती नहीं थी, जीती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।